Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so fantastic. And I'm also very happy क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आपको पता है कि मुझको पढ़ाते पढ़ाते लगभग 15 to 16 ईयर्स हो चुका है और मेरा एक हैबिट है, मैं किसी भी स्कूल में 1 साल 2 साल या बहुत ज़्यादा हो तो 3 साल तक पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं किसी ना किसी कारण से स्कूल लीव कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे अलग अलग स्कूल में अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मुझको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, डिफरेंट नॉलेज मिलता है। मैंने देखा है कई बार हर स्कूल में जब भी पढ़ाता हूँ तो स्कूल में जो क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है वो स्टूडेंट्स जो बहुत पढ़ाकू टाइप के होते हैं और एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बहुत मस्तीखोर टाइप के होते हैं। और पता नहीं, मुझे जो पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, नो डाउट। लेकिन जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना, टीचर्स के माइंड में उनका एक डिफरेंट इमेज होता है। यानी उनका यह मानना है कि जो क्लास में मस्ती करते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं क्लास के लिए डिस्टर्बेंस हो क्रिएट कर रहा है। पर मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा हर स्कूल में मैंने देखा है। और हर स्कूल में मेरे साथ जो वहाँ के सीनियर टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, कई बार इस बात को लेकर आर्गूमेंट होता है स्टाफ रूम में कि वो कहते हैं कि जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं वो अच्छे नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, भले ही वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में उनकी क्रिएटिविटी है। और ऐसे करके मैंने बहुत स्कूल में पढ़ाया है और बहुत स्कूल में जाके मुझे एक एक्सपीरियंस भी मिला है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था लास्ट। उस स्कूल में एक तो 10th A और एक 9th B, इन दोनों के स्कूल जो था, उस स्कूल में ये जो 2 सेक्शन थे, इन दोनों सेक्शनों के जो रेपुटेशन था ना, टीचर्स के माइंड में एक डिफरेंट ही था। स्कूल बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ भी जाता था ये 10th A और 9th B का डिस्कशन चलता था और एक 8th का समथिंग था, पर 8th का मैं क्लास नहीं लेता था। लेकिन पता नहीं फर्स्ट डे से मुझे वो 9th B और 10th A मुझे अच्छा लगता था, पर मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। बाकी क्लास भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरा एक अगेंस्ट क्रिएट हो जाता है। जिसको मैं पसंद करता हूँ बाकी टीचर्स उस चीज़ को पसंद नहीं करते। लेकिन यू कांट बिलीव, आखिरकार मुझे 10th A में एक लड़का था जो बहुत बड़ा वांटेड था, जिसको सब बोलते थे वांटेड है। पर वो लड़का, वो जो स्टूडेंट था, वो आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है और वो लड़का कभी भी मेरे क्लास में मस्ती नहीं की है। मैं जैसा बोलता था वो वही करता था। 9th B के स्टूडेंट्स भी वैसा ही था, मैं जो बोलता था स्टूडेंट्स वही करता था। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में जो मस्ती करे, ज़रूरी नहीं है कि वो मस्ती कर रहा है मतलब वो अच्छे नहीं है। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा वो मस्ती क्यों कर रहा है, क्योंकि हर चुप्पी में एक कुछ बात छुपी हुई रहती है। हर चीज़ों में कोई अगर चुप है, कोई अगर मस्ती कर रहा है, कोई अगर रो रहा है, तो सबसे पहले हमको रीज़न फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद ही हमको ब्लेम देना चाहिए। और ये नहीं, और एक स्कूल था उससे पहले, वहाँ पे भी क्लास 10th के जो बॉयज़ था ना, एकदम साइलेंस रहता था। उसको बहुत नफरत करते थे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के टीचर्स, बोलते थे ये बॉयज़ किसी काम का नहीं है। और सच में उस क्लास में जब जाता था तो कभी वो खड़े नहीं होता था, कभी वो आंसर नहीं देते थे, जस्ट वो चुपचाप बैठे रहता था। पर देखकर उनको लगता था कि ये कुछ कहना चाह रहा है पर वो कह नहीं पा रहा है। पर पता है, मैंने बहुत इनकरेज करते वही बॉयज़ जब एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किए थे तो स्कूल का टॉप 1 मतलब परफॉर्म हुआ था उन बॉयज़ का। मतलब क्या है, वो चुप्पी है, वो शांत है, पर उनमें भी हुनर है। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये ऐसे एक टॉपिक है जहाँ पे एक लड़की रहती है जो क्लास में बहुत मस्ती करती है और उसको टीचर हमेशा पनिशमेंट देते हैं।
उनको सबके सामने इंसल्ट करते हैं, लेकिन वही लड़की आखिरकार टीचर के मुंह बंद कर देते हैं। कैसे करते हैं और उस लड़की को क्यों पनिशमेंट मिलता है, कैसे पनिशमेंट मिलता है, किस प्रकार की पनिशमेंट मिलता है, ये हम आज के टॉपिक पे जानेंगे। और ये स्टोरी है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। एनी फ्रांक अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो रियल स्टोरी है, रियलिटी बेस पर है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू एंड मैं और ज़्यादा लेट नहीं करूँगा क्योंकि बात तो होती रहेगी। विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले ही कहा था कि जो आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत नेचुरल है। ये हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, ज़्यादातर स्कूल्स में आपको इस टाइप का जो मैसेज है, इस टाइप का जो इंसिडेंट है जो अक्सर होता रहता है। सो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के क्लासेस में भी अक्सर दिखेगा, क्योंकि ऐसा होता है और मेरे लाइफ में तो हुआ है। मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। बाकी फिर भी आज के इस टॉपिक पे हम देखते हैं वो जो एनी फ्रैंक नाम की जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके साथ क्लासरूम में क्यों इतना बुरा बर्ताव किया जाता था, बैड बिहेव किया जाता था, और लास्ट में उसने किस प्रकार अपने टीचर को एक लेसन देते हैं। सो देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर है ना, और ये चैप्टर नंबर 8 नंबर चैप्टर है। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और ये किसने लिखा है? एनी फ्रैंक ने लिखा है, राइट। मैं आपको वैसे भी बता दूं, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आप लोग ध्यान रखना। एनी फ्रैंक एक रियल लड़की है, इन्होंने अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि आज इस टॉपिक पे हम क्या क्या कवर करेंगे। वैसे आपको सबको पता है, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं, हम इसमें 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले अबाउट द राइटर, यानी एनी फ्रैंक के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर कैरेक्टर देखेंगे कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स है, कौन कौन रोल प्ले कर रहा है। फिर हम देखेंगे वोकैबुलरी, यानी इस स्टोरी में जो मीनिंग्स है, उस मीनिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे, यानी इस टॉपिक को शॉर्ट में समझना, ताकि यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। एंड देन आफ्टर हम समरी पढ़ेंगे, यानी पूरे स्टोरी को अच्छे शब्दों में, इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। और देन आफ्टर मेरा फेवरेट मोरल, क्योंकि ये लाइफ में हमेशा काम आता है, और क्वेश्चन आंसर्स हमको तो स्टडी करना ही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं। तो इसी प्रकार 7 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और हर बार की तरह इस बारे में मैं बोलूँगा कि कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी और क्वेश्चन आंसर्स ये तो आपको करना ही है, क्योंकि इट इज़ कंपलसरी। बाकी अबाउट द राइटर भी आप पढ़ लेना, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आई होप कि आप भी कल लाइफ में कुछ करो और आपके बारे में भी ऐसे कॉपी में हम पढ़े, या मैगजीन में पढ़े, न्यूज़पेपर में पढ़े। और वोकैबुलरी भी कर लेना, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशंस काफ़ी डिमांडेबल है मार्केट में, हर जगह पे इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। सो वोकैबुलरी मीनिंग्स भी आप याद कर लेना। और मोरल्स तो पता ही है, ये तो लाइफ में रहता ही है, आजीवन ये काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे। और अगर आप अपने नॉलेज किसी और को शेयर कर रहे हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो इट हेल्प्स यू। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द राइटर के बारे में। सो ये चैप्टर नंबर 8 है माय डियर, और चैप्टर नंबर 8 में जो स्टोरी का नाम है, उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो लड़की है, ये रियल स्टोरी है, ये लड़की रियल है, और इसका नाम है एनी फ्रैंक। इनके साथ बचपन में, जब ये स्टूडेंट थी, इसके साथ एक बचपन में क्लासरूम में इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में थी,
और उसकी एक क्लोज फ्रेंड थी, उसने इसको बहुत मदद किए थे। फिर उन्होंने जब बड़ी हो गई तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक डायरी लिखती हूँ, मैं एक अपने जीवन कहानी लिखती हूँ। और फिर उन्होंने ये लिखा। ये बहुत फेमस स्टोरी है, फेमस डायरी है। जैसा आपने शायद अगर पहले सुना होगा हेलेन केलर का भी एक पर्सनल लाइफ स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उसमें हेलेन केलर ने अपने जीवन की कहानी बताया। मेरा फेवरेट है हेलेन केलर। मतलब हेलेन केलर के जो टीचर थे ना, मिस सुलिवन, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थी। उन्होंने हेलेन केलर की ज़िंदगी बदल दी। इसी प्रकार ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी भी आप सुनने के बाद आप काफ़ी इमोशन हो जाओगे। और वो बच्चे जो क्लासरूम में मस्ती करते हैं, उनको थोड़ा सा भरोसा मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। और जो टीचर, अगर आप लोग मेरे इस स्टोरी को सुन रहे हो, तो आप भी शायद कभी भी ऐसे बच्चों को पनिशमेंट नहीं देंगे जो क्लासरूम में मस्ती करते हैं, राइट। और पेरेंट्स तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना है अभी मुझको, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट द राइटर के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि ये स्टोरी एनी फ्रैंक ने खुद लिखा है। और इसके अंदर जो छोटी सी लड़की है इस स्टोरी के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एनी फ्रैंक खुद ही है। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ नॉट अ बायोग्राफी, बट इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, राइट। एनी फ्रैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। एनी फ्रैंक वॉज अ फेमस डायरी राइटर। एनी फ्रैंक बहुत अच्छा डायरी लिखती थी, इसलिए वो बहुत फेमस थे और लोग उनकी डायरी को हमेशा पसंद करते थे। डायरी मीन्स होता है आप अपने मन की बात डायरी में लिखो, लेकिन किसी किसी के लिखने का जो स्टाइल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वो इस प्रकार अपने डायरी लिखते हैं जैसे उनके साथ सच में कोई घटना हुई। तो एनी फ्रैंक इस मामले में बहुत स्मार्ट थी। शी वॉज वेरी इनोसेंट। आपने फोटो में ही देखा होगा कितने इनोसेंट दिख रही है वो, कितने मतलब मासूम दिख रही है। वो सच में बहुत इनोसेंट थी। शी फील्स दैट डायरी राइटिंग इज द गुड वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वो क्या मानती थी? वो मानती थी कि अगर दूसरों से बात करना है तो डायरी राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डायरी लिखोगे तो आप अपने मन की बात डायरी को कहोगे। और इसी प्रकार हम अपने मन की बात कैसे दूसरों को कहते हैं वो हम सीख जाते हैं। इसलिए एनी फ्रैंक मानती थी कि अगर दूसरों से हमें बात करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मन की बात दूसरों से शेयर करें, तो डायरी राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। शी एक्सप्रेस्ड हर ऑल फीलिंग्स इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उनकी जो स्टोरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें उन्होंने अपने बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारी भावनाएं बताए हैं। अब वो कौन सी भावना है वो हम आगे देखते हैं। वैसे आपको पता चल चुका है कि एनी फ्रैंक बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत अच्छी डायरी लिखती थी, वो काफ़ी इनोसेंट थी। और उनका एक फेमस डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लोगों को बहुत पसंद आया था। इसके बाद देखो वोकेबलरी है। इस टाइप का जो मीनिंग्स है ये आपको बुक्स में मिलेंगे, आपके स्टोरी में मिलेंगे, बट हो सकता है कि आपको इस सारे मीनिंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। दैट्स वाई मैंने इसका एक सिनोनिम्स लिख रखा है, एक सिमिलर मीनिंग लिख रखा है। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये सारी इंग्लिश मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप इस वर्ड को गूगल ट्रांसलेट में या फिर डिक्शनरी से भी देखकर इसकी हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। बट आई रिकमेंड यू पर्सनली, आप इसको याद जरूर कर लेना, आप इसको समझ लेना, क्योंकि कभी कभी ये कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश में काम आता है, राइट। ये बहुत सारे मीनिंग से आप इसको देख लेना। उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब इस पूरी स्टोरी में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, और जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमको एग्जाम में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो कभी कभी किसी के नाम से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कैरेक्टर अगर आप याद कर लोगे, सो यू विल फील सो comfortable to give answer of a question in the examination hall. So it is very much compulsory. तो हम देखते हैं इसमें कितने कैरेक्टर है। देखो सबसे पहले कैरेक्टर है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन है? 13 years old girl who expressed her feeling in a diary। मतलब एनी फ्रैंक वो लड़की है जिसकी उम्र थी 13 साल, जो इस स्टोरी में बताया गया है, और वो अपने फीलिंग्स को कहाँ पे मतलब शेयर करती थी? एक डायरी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन है?
सिस्टर ऑफ एनी, यानी एनी की सिस्टर थी, मतलब एल्डर सिस्टर बोलेंगे क्योंकि एनी थी 13 साल की और उसकी जो दीदी थी वो 16 इयर्स की थी। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज एल्डर सिस्टर ऑफ एनी फ्रैंक, तो आप बोल सकते हो मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक उनसे बड़ी थी, कैसे पता चला? उनकी एज से, उसकी एज थी 16 इयर्स। मिस्टर ओटो फ्रैंक, मिस्टर ओटो फ्रैंक कौन थे? फादर ऑफ एनी, यानी एनी के पापा का नाम था मिस्टर ओटो, और वो कौन थे? ही वॉज बिजनेसमैन, वो एक उनका एक बिजनेस था। ठीक है, तो एनी के दो रिलेटिव हमको पता चल चुका है, एक उनके सिस्टर यानी मार्गोट और एक उनके पापा यानी ओटो। अब आता है मिसेस फ्रैंक, ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है ये उनका मम्मा थे, मदर ऑफ एनी। एनी थॉट दैट हर मदर वॉज द कन्फ्लिक्टेड ऑफ एनीज लाइफ। देखो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट चीजें मिलेगा। एनी अपने मामा को पसंद नहीं करते थे, एनी का क्लोजनेस सबसे ज्यादा था उनके पापा के साथ। उनको ऐसा लगता था कि एनिस के जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आई है वो उनके मम्मा है। अब ये क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है या फिर उनको ऐसा क्यों लगता है, इसकी पूरी डिटेलिंग इस स्टोरी में नहीं है। आपको इसकी डिटेलिंग पूरा यूट्यूब चैनल पे या किसी नोवेल में मिल जाएगा, इसका जो नोवेल्स है ना एक्चुअली उसमें मिल जाएगा। बाकी एनी अपने मम्मा को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर हमको पता चल चुका है जो इस स्टोरी में आपको रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर है। एक है मिस्टर वान दान। मिस्टर वान दान कौन थे? आ पार्टनर ऑफ मिस्टर ओटो फ्रैंक्स इन बिजनेस, यानी उनके पापा के जो बिजनेस था ना, उनके बिजनेस में पार्टनर थे मिस्टर वान दान। मिस्टर कैसिंग, मिस्टर कैसिंग कौन थे? अ टीचर ऑफ मैथ्स। ये देखो एनी फ्रैंक के जो टीचर थे ना, वो उनका नाम था मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग who always gave punishment to Annie for talking so much in the classroom, यानी एनी फ्रैंक क्लासरूम में बहुत बातें करती थी, तो उसके चलते मिस्टर केसिंग हमेशा उनको पनिशमेंट दिया करते थे। तो एनी फ्रैंक के टीचर थे मिस्टर केसिंग, और किस चीज़ के लिए फेमस थे कि क्लासरूम में सबसे पहले पनिशमेंट वो एनी फ्रैंक भी देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि एनी फ्रैंक क्लासरूम में बहुत बातें करती थी, बहुत मस्ती करती थी, जो उनके टीचर को पसंद नहीं था। उनके टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैथ्स पढ़ाते थे। ठीक है, एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिसेस कैप्रास। मिसेस कैप्रास कौन है? अ क्लोज मॉन्टेसरी टीचर टू एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हम हाई स्कूल में जाते हैं, फिर हम हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं। तो जो सबसे मॉन्टेसरी जो स्कूल रहता है ना, जहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, उस स्कूल के टीचर थे मिसेस कैप्रेस, और मिसेस कैप्रेस के साथ एनी फ्रैंक का काफ़ी क्लोज था। यानी एनी फ्रैंक मिसेस कैप्रेस को बहुत रेस्पेक्ट करती थी और वो उनको बहुत मानते थे, और साथ साथ मिसेस कैप्रेस भी एनी फ्रैंक को बहुत पसंद करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। सो कहीं ना कहीं एनी फ्रैंक के सबसे अच्छे एंड करीबी थे मिसेस कैप्रेस। और 36 का आंकड़ा, यानी एनी फ्रैंक किसको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल? एक तो मिस्टर कैसिंग थे जो उनके टीचर थे, और एक उनके मम्मा। ठीक है, सो ये कैरेक्टर हो गया। इसमें टोटल कैरेक्टर है 7 कैरेक्टर। देखो स्टोरी में कितने सारे चीज़ आप कवर कर लिए। आई हो ये कैरेक्टर कभी कभी एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? इस स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस स्टोरी इज अबाउट ए ज्यूइश गर्ल who shared her all feelings in a diary। यानी ये जो डायरी है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके अंदर आपको एनी फ्रैंक के बारे में पता चलेगा। एनी फ्रैंक अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट भावनाएं इसके अंदर उन्होंने बताया। और वो कौन सी लड़की थी? वो एक जेविश गर्ल थी। जेविश गर्ल मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे हमारे हिंदू में अलग अलग कास्ट होते हैं ना, जनरल कास्ट, ओबीसी, वैसे फॉरेन में भी, फॉरेनर्स लोगों में भी ऐसे कुछ कास्ट रिलीजन होते हैं। तो ये जो एनी फ्रैंक थी ना, वो एक जेविश गर्ल थी, मतलब उनका यहाँ पे कुछ कास्ट के बारे में बताया गया। इवन अ टीचर नेम्ड मिस्टर केशिंग हु डिड नॉट लाइक एनी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लासरूम। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनके जो टीचर थे, जिसका नाम था मिस्टर केशिंग, वो एनी फ्रैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि एनी फ्रैंक क्लासरूम में बहुत बातें करती थी। सो ही पनिश्ड हर,
इसलिए वो क्या करते थे, वो हमेशा एनी को पनिशमेंट देते थे। एनी ऑल्सो शेयर्ड अबाउट हिज पनिशमेंट इन हर डायरी, और साथ साथ इस डायरी में वो उस पनिशमेंट के बारे में भी बताया जो उनको उनके टीचर की तरफ से मिलता था। तो ये कुछ स्टोरी के बारे में हमको बेसिक पता चला कि ये जो स्टोरी है ये एक जेविश गर्ल के बारे में है जिसका नाम है एनी फ्रैंक। और एनी फ्रैंक यहाँ पर अपने फीलिंग्स बताते हैं। क्या बताते हैं, एक तो वो ये बताते हैं कि उनके जो टीचर थे, उनके टीचर हमेशा उनको पनिशमेंट दिया करते थे क्योंकि वो क्लासरूम में बात करती थी, और इसकी वजह से उनको कई बार पनिशमेंट भी मिलता था। और वो पनिशमेंट कैसा रहता था, इसके लिए एनिस को क्या एक्सपीरियंस मिला जीवन में, ये सारी चीज़ उन्होंने अपने उस डायरी में बता चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि वो जेविश गर्ल तो थी, उनके और क्या आगे स्टोरी हुआ, उसको पनिशमेंट क्यों मिला, लास्ट में क्या हुआ, फिर ये थोड़ी बहुत हम देखते हैं। तब हम समरी पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ जेविश गर्ल, यानी आपको पता चल चुका है कि ये जो स्टोरी है ये एक जेविश गर्ल के बारे में है। हर नेम वॉज एनी, और उसका नाम क्या था, एनी था। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एनी फ्रैंक ने लिखा है, और इस स्टोरी में जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हो वो एनी खुद है, इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि ये एनी के बारे में ही है। बिकॉज इट वॉज रिटन बाई एनी फ्रैंक, क्योंकि ये एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। एंड इन दिस स्टोरी एनी शेयर्ड ऑल हर फीलिंग्स बाय अ डायरी, और इस स्टोरी में साथ साथ एनी अपने लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो समहाउ इसी प्रकार ये एक ऑटोबायोग्राफी हुआ है। ठीक है, एनी सेड हर फादर वॉज वेरी रेस्पेक्टेड टू ऑल पीपल। एनी क्या कहती है कि उनके जो पापा थे, उनके पापा को सब रेस्पेक्ट करते थे, सभी लोग बहुत मानते थे। हर फादर लव्ड एंड केयर्ड एनी वेरी मच, उनके पापा एनी से बहुत प्यार करते थे और एनी के बहुत ख्याल रखते थे। हर फादर गेव अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, जब 13 साल की हुई थी एनी, तो उनके बर्थडे पर उनके पापा ने उनको एक गिफ्ट किया था। द गिफ्ट वॉज अ डायरी, और उस गिफ्ट में क्या था, एक डायरी दिया था उनको। एनी वॉज सो हैप्पी सीइंग दिस गिफ्ट, ये गिफ्ट देखकर एनी बहुत खुश हो गए थे। बट शी वॉज कंफ्यूजिंग बिकॉज शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट अ डायरी, बट वो कंफ्यूज थी ये सोचकर कि वो उस डायरी का करेंगे क्या, उसको तो पता ही नहीं है डायरी कैसे लिखते हैं। एनी हैड अ सिस्टर, शी वॉज ओल्डर देन एनी, एनी की एक सिस्टर थी, और पर वो सिस्टर एनी से एज में बड़ी थी। एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर सो मच, एनी अपने ग्रैंड मदर, अपने दादी जो थे, उनसे वो काफ़ी प्यार करते थे। इन 1941 शी पास्ड अवे, 1941 को उनके दादी दुनिया से चल बसे। ये हमको कुछ पता चला एनी के फैमिली के बारे में। एनी बिकेम सो सैड, उसके बाद एनी काफ़ी सैड हो जाते हैं। शी थॉट, वो मानते हैं, शी शुड शेयर हर इमोशंस इन डायरी, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने इमोशंस किसी और से शेयर तो कर नहीं सकती, तो मैं डायरी में ही लिखती हूँ। एनी कुड नॉट टेल हर फीलिंग्स टू अदर पर्सन्स बिकॉज एनी हैड नो फ्रेंड। सबके मन में कोई ना कोई फीलिंग्स होते, जैसे आप लोगों को पता होगा, तो एनी के मन में भी बहुत सारे फीलिंग्स थे, बहुत सारे बातें थी, पर वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए क्योंकि एनी के कोई दोस्त ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे पापा ने मुझको बर्थडे में जो गिफ्ट दिया है, क्यों ना मैं अपने मन की बात उस डायरी में लिखूं। एनी फेल्ड दैट हर डायरी वॉज द बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसने अपने डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड मान लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जिनसे अपने मन की बात शेयर करते हैं वही हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। अभी के हिसाब से एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन बना, डायरी बना। बिकॉज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि पेपर में धीरज ज़्यादा होते हैं एज पर कंपैरिजन लोगों के कंपेयर में। आप लोगों को कुछ बोलोगे तो आज आपकी बात नहीं कहेंगे, लेकिन कल किसी और को बोल देंगे। लेकिन पेपर आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में आप जो भी लिखोगे पेपर वैसा का वैसे ही रहेगा जब तक वो पेपर किसी और के पास नहीं जाता है। एनी मानती थी कि पेपर में लिखना काफ़ी अच्छा है, किसी और को कहना बेहतर है। इवन शी थॉट टू राइट अ डायरी इज सेफ, साथ में वो ये भी मानती थी कि डायरी में लिखना काफ़ी सेफ है, क्योंकि ये किसी के और के हाथ में नहीं पहुंचेगा,
और कोई हमारे मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, ये एनी मानती थी। No one would touch her डायरी because she was little। और साथ में एनी ये भी सोचती थी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, इसलिए अगर मैं डायरी में कुछ लिखती भी हूँ तो कोई मेरे डायरी में आके कुछ देखेगा नहीं और सोचेगा भी नहीं कि मैंने डायरी में क्या लिखा है। तो ये सोचकर उसने अपने डायरी को बेस्ट फ्रेंड माना और अपने मन की बात वो कहाँ पे लिखती थी, डायरी में लिखती थी। एनी एंड हर फैमिली लिव्ड इन हॉलैंड व्हेन हिटलर स्टार्टेड टू इन्वेड। एनी और उनके जो परिवार थे वो हॉलैंड में रहते थे जब हिटलर ने सभी लोगों को वहां से भगाना स्टार्ट किया। एनी स्टार्टेड टू राइट अ डायरी इन 1942। उनके दादी शांत हुए थे 1941 और एनी ने डायरी स्टार्ट किया था 1942 को, यानी एक साल बाद से उसने डायरी लिखना चालू कर दिया। और ये वो समय था जिस समय हिटलर ने बाहर से आए लोगों को अपने देश से भगा रहा था। तो एनी और उनके परिवार ने कहाँ पे छुप गए थे, हॉलैंड में छुप गए थे। ठीक है। इन स्कूल लाइफ, अब वहां पर ये तो थोड़ी बहुत उन्होंने पर्सनल मैटर बता दिए, ठीक है, क्यों उनको डायरी पसंद था, उनके परिवार में कौन कौन थे, साथ में उन्होंने कब जन्म, मतलब उन्होंने डायरी कब से स्टार्ट की है। अब उन्होंने कुछ स्कूल के मैटर बता रहे कि स्कूल में क्या हुआ था उनके साथ। इन स्कूल लाइफ व्हेन शी वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मिसेस कुपेरस एंड एनी ब्लू टीयर्स फॉर ईच अदर। मतलब एनी जब 3 साल की थी ना, तो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब वो 3 साल की उम्र में स्कूल छोड़ रही थी तो वो काफी रोई थी, क्योंकि उस दिन उनका लास्ट था मॉन्टेसरी स्कूल में और उनके फेवरेट टीचर वहां पर थी जिनका नाम था मिसेस कुपेरस। तो उनको, उनके लिए एनी काफी रो रही थी और उनके टीचर भी उनके लिए काफी रो रहे थे। इन हाई स्कूल एवरी टीचर लाइक्ड एनी। लेकिन जब एनी हाई स्कूल में पहुंचा मॉन्टेसरी स्कूल से, तो उस स्कूल में सभी टीचर एनी को काफी पसंद करते थे। एनी वॉज गुड स्टूडेंट, एनी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट गुड इन मैथ्स। लेकिन वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी। सो दैट, इसलिए शी गॉट बैड मार्क्स इन मैथ्स, इसलिए उनको हमेशा मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता था। हर मैथ्स टीचर वॉज मिस्टर कैसिंग। उनके जो मैथ्स टीचर थे वो कौन थे, मिस्टर कैसिंग। He did not like Annie, वो एनी को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, because Annie talked too much in the classroom, क्योंकि एनी जो थी वो काफी बातें करती थी क्लासरूम में। So he always gave punishment her, इसलिए वो हमेशा क्या करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। As a punishment, और पनिशमेंट में वो उनको क्या पनिशमेंट देते थे, Annie had to do double homeworks, जो भी होमवर्क दिया जाता था एनी को डबल होमवर्क करना पड़ता था, यही उसका पनिशमेंट था। One day, Mr. Casing gave her punishment to Annie. एक दिन मिस्टर कैसिंग ने उनको एक पनिशमेंट देता है। He told to write an essay, a chatterbox. वो एनी को क्या कहते हैं कि आज तुम्हारा पनिशमेंट क्या है, डबल होमवर्क नहीं है, आज तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम एक ऐसे लिख कर लाओगे, एक बड़ी सी पैराग्राफ लिख कर लाओगे। वो किस टॉपिक पर है, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बकबक करते हैं, उसके ऊपर लिख के लाओगे। अब एनी जब घर पर गए तो वो कंफ्यूज था, एनी वॉज कंफ्यूज्ड, बट शी रोट व्हाट शी हैड लर्न्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कंफ्यूज तो थी पर उसने क्या किया, उसने लिख डाला जो भी उनके मन में आया, जो भी उसने अपने मम्मी पापा से सीखा था, वो सब कुछ लिख दिए। नेक्स्ट डे मिस्टर केसिंग read loudly in the classroom and laughed at her. नेक्स्ट दिन मिस्टर केसिंग को जब उन्होंने अपना होमवर्क दिखाया तो मिस्टर केसिंग ने क्या किया, क्लासरूम में सबके सामने उनकी उस ऐसे को जोर जोर से पढ़ा और सबके सामने उनको इंसल्ट किए। कैसे, उन पर हंसकर। Again Mr. Casing had given punishment to write an essay, an incorrigible chatterbox, quack quack quack. मिस्टर केसिंग ने वापस से उनको पनिशमेंट दिया, वापस से ऐसे दिया उनको लिखने के लिए, और इस बार उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब वो चैटर बॉक्स, वो बकबक जो कभी रुकने वाला नहीं है। इनकॉरिजिबल मतलब कभी रुकने वाला नहीं है। और वो क्या करते हैं, क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक 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 का मतलब होता है, डक होता है ना, डक, बत्तख, उनके आवाज को क्वैक क्वैक बोलते हैं। तो जो चैटर बॉक्स होता है ना कहीं मिस्टर केसिंग एनी को इनडायरेक्टली बत्तख कह रहे हैं कि तुम एक बत्तख हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे।
तो ये उन्होंने हेडिंग दिया। पहले दिन उन्होंने कहा था चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना, और सेकेंड दिन उन्होंने कहा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स क्वैक क्वैक क्वैक। ही ऑल्सो गेव लेवल्ड ऑन हर स्कूल बैग, और साथ में उन्होंने क्या किया, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को एक कागज में लिखकर उसके स्कूल बैग के ऊपर लेवल बना दिए। ये सब देखकर ना एनी को काफी दुख हुआ। विद दिस लेवल एनी वॉज फीलिंग सो सैड। नेचुरल है कि क्लासरूम में अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो हम भी सैड भी हो जाते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर मस्ती कितना भी करे, उनके अंदर भी फीलिंग्स होते हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होते हैं। तो एनी को काफी बुरा लगा था, वो काफी हर्ट हो गया था। शी हैड अ फ्रेंड नेम्ड सैनी, उसका एक दोस्त थी, उसका नाम था सैनी। सैनी वॉज वेरी गुड इन पोएम, सैनी ना पोएम में काफी अच्छी थी, राइट, कविता बहुत अच्छी लिखती थी। So she helped Annie to write an essay, an incorrigible chatterbox, quack quack quack। इसलिए सैनी ने क्या किया, एनी को मदद किए। उसने कहा कि मैं तुम्हें मदद करूंगी, तुम्हारे जो टीचर तुमको पनिशमेंट दिए हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप ऐसे लिखोगे। तो सैनी ने एनी को बताया, जैसे जैसे एनी ने वैसे के वैसा एक स्टोरी लिखा, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स क्वैक 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 के ऊपर। नेक्स्ट डे एनी शोड दिस एसे टू मिस्टर कैसिंग, मतलब अगले दिन जब क्लासरूम में पहुंचे और जब मिस्टर कैसिंग के पीरियड आया तो एनी उठे और मिस्टर कैसिंग को जाकर अपना होमवर्क दिखाए। मिस्टर कैसिंग स्टार्टेड टू रीड अमंग स्टूडेंट्स। पहले दिन की तरह मिस्टर कैसिंग इस बार भी बहुत जोर से उस एसे को पढ़ने लगे सभी बच्चों के सामने। लेकिन ही वॉज शॉक्ड, लेकिन वो बहुत शॉक्ड हो गए थे। पहले दिन तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे थे, लेकिन इस बार उनको हंसने का मौका नहीं मिला। वो एकदम से पढ़ने के बाद चौंक गए थे। द स्टोरी वॉज, वो स्टोरी ये था, मतलब जो भी आगे स्टोरी था कि देयर वॉज 3 डकलिंग्स, 3 डकलिंग्स थे, मतलब बत्तख के बच्चे। एंड दे टॉक्ड वेरी मच, लेकिन वो काफी बातें करते थे। बट वन डे 3 डकलिंग्स बिकेम डम, लेकिन एक दिन वो जो 3 बत्तख के बच्चे थे ना, वो गूंगा हो जाते। क्यों? बिकॉज देयर फादर पनिश्ड देम एवरी डे फॉर देयर कंटिन्यूअस टॉकिंग, क्योंकि उनके पापा उनको रोज पनिशमेंट करते थे उनके कंटिन्यू बात करने के लिए। ये लाइन पढ़ने के बाद टीचर के मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनी उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं हमको भी डम करने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग दिस मिस्टर केसिंग स्टॉप टू पनिश एनी। ये पढ़ने के बाद मिस्टर केसिंग को अपनी गलती समझ में आ गया और वो एनी को पनिश करना बंद कर दिए। ही अंडरस्टैंड्स, वो समझ गए दैट द वे ऑफ पनिशमेंट वाज रॉन्ग, मतलब एनी तो मस्ती करती थी, वो बात करती थी, लेकिन उसको जिस वे में, जिस प्रकार से उनको पनिशमेंट दिया जाता था, कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट रॉन्ग था। वो पनिशमेंट नहीं था, वो उनके दिल को ठेस पहुंचा रहे थे उनके टीचर। सो ही अलाउड इट एनी टू टॉक इन द क्लासरूम, और इसलिए उस दिन से उनके टीचर एनी को पनिशमेंट देना बंद कर दिए और उसको कहा कि अब से तुम क्लासरूम में बात कर सकते हो। नाउ एनी डिड नॉट गेट डबल होमवर्क, और उस दिन से एनी को फिर से डबल होमवर्क मिलना बंद हो गया और एनी फिर से क्लासरूम में मस्ती करने लगे। डियर, आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी। मतलब इसमें ये था कि वो जो बत्तख के बच्चे थे वो काफी बात करते थे, उनके पापा उनको पनिशमेंट, एक दिन वो लोग सब गूंगा हो जाते क्योंकि उनके पापा उनको बातचीत करने के लिए पनिशमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी का अगर स्वभाव शांत है तो उसको शांत रहने दो, और किसी का अगर स्वभाव मस्ती करना है तो उसको मस्ती करने दो। जिसकी खुशी जहां पर है उसको वैसे ही रहने दो, कभी भी किसी को बदलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर सामने वाला कुछ गलती कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए। यहाँ पे एनी को समझाना चाहिए, कभी मेरा पीरियड चल रहा है, तुम अभी डिस्टर्ब मत करो, तुम भी कुछ सीख लो, तुम्हारे भी जीवन में काम आएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा ढिड्डी टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन धीरे 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 माहौल के साथ साथ हर इंसान बदल जाते हैं, एज के साथ साथ हर इंसान बदल जाते हैं।
क्योंकि आपको पता है ना, समय में बहुत पावर होते हैं, समय अच्छे अच्छे चीज़ों को बदल देते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई किसी को पनिशमेंट दे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस स्टोरी में एनी फ्रैंक हर टीचर को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि पनिशमेंट देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को इंसल्ट करना सबके सामने ये अच्छी बात नहीं है, वो भी किसी के स्वभाव के कारण। मोरल में क्या है? सम वर्ड्स हैव नो आंसर, वी शुड हैव फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। कभी कभी कुछ शब्दों की आंसर नहीं होते, कुछ बातों की आंसर नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते, बस हमको समझना पड़ता है, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। जैसे कोई अगर मस्ती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। कोई अगर चुप है तो क्यों चुप है, कोई अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कोई अगर आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं होते, आप बोल ही नहीं पाओगे आंसर क्या है, हमको सिर्फ समझना पड़ता। तो डियर, ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का एक स्टोरी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको अलग से इसके वीडियो बना के दे दूंगा, आप इसी को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है आप खुद लिख सकते हो, एंड इसकी मोरल्स को अपने लाइफ में यूज़ करना। नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट।